आज हम कुछ फिजिकल एजुकेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु डिस्कवर एसए नोड? एसए नोड का आविष्कार किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन है और मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर एक, मार्टिन फ्लेक एंड अर्थर कीथ। अगर पूछे एवी नोड का आविष्कार किसने किया है तो उसका आंसर है मार्टिन फ्लेक। ठीक है। अगर एसए नोड का आविष्कार पूछे तो दोनों ने किया है, मार्टिन फ्लेक और अर्थर कीथ ने। अगर एवी नोड का पूछे तो मार्टिन फ्लेक इसका राइट आंसर है। एसए नोड होता क्या है? जैसे हमारा हार्ट का चैम्बर है, चार चैम्बर है, इसमें जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ एक नोड होता है जिसको बोलते हैं एस ए नोड, साइनो एट्रियम नोड। और नीचे की तरफ होता है ए बी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसका काम क्या होता है? देखिए, जो कार्डिक कंडक्शन सिस्टम है, कार्डिक कंडक्शन सिस्टम है, उसके मेनली चार पार्ट होते हैं: एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर। ये होते हैं सर। इसमें यहाँ पे एस नोड है, ये ए बी नोड है। उसके बाद यहाँ पे जो ये सेप्टम है, इसमें होता है यहाँ पे बंडल ऑफ हिज। और उसके बाद जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उसमें अंदर होते हैं धागे जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हमारा हार्ट धड़कता है, उसका अपना ही अलग सिस्टम है, ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। एस नोड खुद इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, वो आगे फिर एवी नोड को ट्रांसफर करेगा, फिर एवी नोड बंडल ऑफ हिस को ट्रांसफर करेगा, और लास्ट में ये पुरकिंजे फाइबर को इलेक्ट्रिकल इंपल्स दे देंगे। और ये पुरकिंजे फाइबर है हार्ट की जो मिडल जो लेयर होती है, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियम, उसके अंदर होते हैं। और उसके अंदर होने के बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड पंप होता है, जिससे एक बीट प्रोड्यूस होती है, धड़कन। और जो एस नोड है वो 72 टाइम्स 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। फिर यही इलेक्ट्रिकल करंट आगे पास कर देता है, ऐसे चेंज चलती रहती है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हमारे हार्ट का पेस मेकर किसको बोलते हैं? एस ए नोड को, क्योंकि यही पूरे हार्ट की पेस को बनाता है, यही मेंटेन रखता है, तो पेस मेकर बोलते हैं। कई बार ये मतलब बहुत सारी कार्डिक प्रॉब्लम की वजह से एस ए नोड खराब भी हो जाता है, तो डॉक्टरों ने ऐसा ऐसे नोड है जो खुद डेवलप कर लिया है कि आर्टिफिशियली हम एक अलग से, या खराब भी हो जाए तो आर्टिफिशियली हम इसको नया बना भी सकते हैं। और इसका काम और इसका सबसे मेन जो श्रेय है वो मार्टिन फ्लेक और अर्थर कीथ, इन दोनों को जाता है। इन्होंने आर्टिफिशियली ऐसे नोड का आविष्कार किया है, जिसको डॉक्टर एंजियोग्राफी के द्वारा हमारे हार्ट तक पहुंचा देते हैं और डाल देते हैं, जिससे कोई भी पेशेंट है उसकी जान बच सकती है। बहुत सारी चीजें, जैसे ये ईसीजी होता है, ईसीजी पे ये पी वेव, फिर ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ऐसे वेव होती हैं। जो ये पी वेव होती है, ये एस नोड की जनरेशन की होती है। मतलब एस नोड ने सही काम किया है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से सही जनरेट किया है वो होता है। तो ये पी वेव सही बनेगी। अगर ये सपोज करो पी वेव फ्लैट आ गया ऐसे, बाकी ऐसे है ये, तो इसका मतलब क्या? एस नोड खराब है। और ईसीजी के द्वारा ही पता चल जाएगा कि आपका एस नोड खराब है और आपको ये डलवाना पड़ेगा। तो ऐसे पता चलता है। उसके बाद आप देखिए, एस नोड जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन एस नोड खराब होने की अब्सेंस में भी एवी नोड भी इतनी क्षमता रखता है कि वो खुद भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करे और हार्ट को बीट प्रदान करे। लेकिन इसकी स्पीड इतनी नहीं होगी, 15 से 20 पर बीट पर मिनट के हिसाब से ये मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन देगा, जिसकी वजह से व्यक्ति वेंटिलेटर पर जीवित रह सकता है। और ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है रीनी लिनैक। रीनी लिनैक का एस नोड से कोई लेना देना नहीं है, और इसने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। स्टेथोस्कोप, इसने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था, जो ऐसा होता है, आपने देखा होगा, डॉक्टर लगा के रखते हैं जिससे हार्ट बीट को चेक किया जा सके, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। और सैमुअल बोन मैक ने स्फिग्मोमैनोमीटर की खोज की थी। स्फिग्मोमैनोमीटर ये हमारा ब्लड प्रेशर को नापता है, आपने देखा होगा, इसको बाजू पर लपेटते हैं थोड़ा, और साथ में स्टेथोस्कोप का भी यूज होता है इसमें, और दोनों की हेल्प से हम अपना ब्लड प्रेशर है वो नापते हैं, जो नॉर्मली 80 mmHg ये डायस्टोलिक होता है, और 120 mmHg ये सिस्टोलिक होता है। ठीक है, ये दो ब्लड प्रेशर। उसके बाद जो गैलीलियो है, इन्होंने थर्मोमीटर का आविष्कार किया था, जिससे हम बुखार मापते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल? ब्लड के ग्लूकोज का लेवल है वो कौन सा हार्मोन है इंक्रीज करता है? देखिए, दो काम होते हैं आपको। ये सपोज करो हमारा पेनक्रियाज है, इसके दो पार्ट होते हैं, आपको पता है, मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी है। जो जिसमें या तो ग्लैंड एक्सोक्राइन होती है या एंडोक्राइन होती हैं। लेकिन कुछ एक ग्लैंड ऐसी हैं हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन भी होती हैं, एक्सोक्राइन भी होती है, और उनमें सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो हमारा पेनक्रियाज है, जो दोनों का काम करता है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। जो इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एसिनी, याद रखना आप। और जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस।
लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, मतलब ये डिस्कवर किया था कि पैनक्रियाज में ऐसे पार्ट भी होते हैं जो एंडोक्राइन का भी काम करते हैं, तो इसके नाम पर ही इसका नाम रख दिया था। जो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला ये पार्ट है, इसकी मेन खासियत है, इसमें सेल पाई जाती है, मेनली 3 सेल सबसे मेन होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। आपको डेल्टा सेल से कोई लेना देना नहीं है। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल का, इसमें अल्फा और बीटा सेल 2 सेल ही मेन है। जो अल्फा सेल होती हैं ये ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, ग्लूकागोन। और जो बीटा सेल है ये इंसुलिन सीक्रेट करती है। ठीक है, आपको 2 सेल याद रखनी है। अब देखिए, आप जो ब्लड का लेवल है, आप इससे पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। देखिए, बॉडी में हम कार्ब लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। ये जब भी हमें एनर्जी देते हैं तो लास्ट में ये ग्लूकोज के रूप में ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड में जाएगा। ये ब्लड में जाने के बाद हमारे शरीर को जहां भी एनर्जी की आवश्यकता है ये उसको एनर्जी को फुलफिल करेगा, और तब हम अपना कोई भी एक्टिविटी है, जैसे दौड़ लगाना, स्विमिंग करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, ग्लूकोज की हेल्प से ही हम अपनी एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। अब कई बार शरीर में क्या है, सपोज करो ये ब्लड स्ट्रीम है, आप सपोज करो, और इसमें एक ब्लड का ग्लूकोज का लेवल है जैसे 100 mg/dl है, सपोज करो आप इतना। अगर ये नॉर्मल से ज्यादा हो गया, आपने ज्यादा फैट ले लिया, ज्यादा कार्ब ले लिया, ज्यादा प्रोटीन ले लिया, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अगर आपने ये लेवल आपका बहुत लंबे टाइम तक ऐसा ही बढ़ा रहता है तो आप उसको बोलते हैं कि इसको डायबिटीज हो गई या उसको शुगर हो गई है। तो ऐसी कंडीशन होती है कि जब उसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल लेवल से जो 100 से 120 130 mg/dl होता है, इससे ज्यादा अगर कंटिन्यूसली बहुत टाइम से रह रहा है तो इसका मतलब आप ब्लड शुगर के पेशेंट हो। और उसमें क्या मतलब है उसका कि इसकी मात्रा 200 भी हो जाती है, 300 भी हो जाती है, कई पेशेंट की तो 500 तक हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर के लेवल को घटाने के लिए जो सबसे मेन काम है वो हमारा इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, जो फालतू ग्लूकोज है, जैसे ये लेवल है, इसमें आपको ये इतना लेवल चाहिए, जैसे 100 तक है ये, और ये 500 है, आपको आपका इतना हो रहा है, सपोज करो 350 आपको ग्लूकोज लेवल है। अब ये जितना फालतू है ना, इसको कम करना है, तो उसका काम करेगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, जो ये फालतू ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद ये बॉडी में 2 जगह स्टोर होगा, एक लीवर में और एक स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल में लगभग 500 ग्राम के अराउंड होता है, और इसमें लगभग 150 ग्राम के अराउंड। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन के रूप में होगा। अब जब दोबारा जरूरत पड़ेगी, तब जब बॉडी को दोबारा कुछ काम करना होगा, दोबारा जरूरत पड़ेगी, तो वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, जब बॉडी को कोई भी एक्टिविटी करनी है तो ग्लूकोज के रूप में ही बॉडी एज अ फ्यूल उसको यूज करेगी, ना कि ग्लाइकोजन के रूप में। अब ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, और वापिस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, 2 एक्टिविटी हुई। अब देखिए आप, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदला, इसके ये काम किया इंसुलिन ने, और वापिस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का काम किया ग्लूकागोन ने। ठीक है, अब ब्लड के अंदर तो ये चीज रहेगी। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करना है तो ये काम करेगा इंसुलिन, और वापिस जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो ये काम करेगा ग्लूकागोन। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इसका राइट आंसर है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इंसुलिन, टीएसएच, ग्लूकागोन और एड्रेनाइन। तो इसका राइट आंसर है ग्लूकागोन। अगर यहाँ पर इंक्रीज है तो ग्लूकागोन है, अगर डिक्रीज है तो यहाँ आंसर है इंसुलिन। अब क्वेश्चन इस हिसाब से है। और डायबिटीज पेशेंट को भी क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट को ग्लूकोज का लेवल कम रखना पड़ता है, इसलिए वो इंसुलिन की टेबलेट लेता है। जो हमारा पेनक्रियाज है, जो बीटा सेल है, वो इतनी मात्रा में ये मतलब जो ये है ग्लूकोज, इसको कन्वर्ट नहीं कर पाती ग्लाइकोजन में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और बीटा सेल कई बार काम नहीं कर पाती, कई बार जो इंसुलिन बनाती है वो इतना यूजफुल नहीं होता, या वो इंसुलिन सही काम नहीं कर पाता। तो ये मेन काम होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। कहने का इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, इसके द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है। देखिए आप समझिए ध्यान से। सबसे पहले डीएनए होता है। डीएनए ऐसा होता है, ऐसे ये 2 धागे जैसी संरचनाएं होती है इसमें, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिक्स, 2 हेलिक्स होते हैं। डीएनए कन्वर्ट होके बन जाता है आरएनए। आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, जैसे इसमें 2 धागे हैं, ये इसमें 1 धागा होता है। ठीक है,
डीएनए से आरएनए जो बनने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्म। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर है आरएनए। अब देखिए आरएनए भी आगे जाके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आरएनए से प्रोटीन बना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो आप देखिए डीएनए का अल्टीमेट काम क्या है, प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और ये अब देखिए जैसे ये डबल हेलिक्स था, यहाँ पे सिंगल हेलिक्स हो गया, आगे जाके ये भी छोटे छोटे प्रोटीन में टूट गया। और इनको एक क्वेश्चन ये आता है, नीट एग्जाम में भी आता है और बढ़िया फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम नेट वगैरह में भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सी चीज है जो इसको कट करती है और आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं, मतलब ऐसी कौन सी कैंची है जो मॉलिक्यूल की बनी होती है, मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर कौन सी होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस। ये मॉलिक्यूलर सीजर होती हैं, जो कैंची की तरह होती हैं, जो आरएनए को कट करती हैं और प्रोटीन को बना देती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। अब देखिए हाइपोक्सिया क्या होता है, आपको पता है हाइपोक्सिया ब्लड जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू हमारी बॉडी के टिश्यू होते हैं, अगर उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया कई प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार का होता है, मेनली 4 प्रकार का हाइपोक्सिया होता है। अब इसमें पूछा है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया किसकी वजह से होता है, क्या होता है। देखिए आप पहले छोटा सा कंसेप्ट समझिए। एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो जाती है हमारे लंग्स में, ठीक है, और लंग्स के बाद वो जाती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में अलवोली के थ्रू, उसके बाद आगे जाती है टिश्यू में, ठीक है। अब यहां से लेकर एटमॉस्फेयर से लेकर या एनवायरनमेंट से लेकर टिश्यू तक अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पुअर है या प्रॉपर मात्रा में नहीं जा रही है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम कि हाइपोक्सिया कंडीशन है। अब देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है, इस कंसेप्ट को। जो एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाती है इस प्रोसेस को बोलते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जो हम पढ़ते हैं, वेंटिलेशन की हमारी वैल्यू होती है टाइडल वॉल्यूम, विटाल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, ये सारी वैल्यू हैं जो एटमॉस्फेयर से लंग्स तक ही बीच में इसकी टर्म है वो बनती है। आगे लंग्स से जो ब्लड में जाती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। बोलते हैं ना ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है या डिफ्यूज नहीं हो रही है। आगे ब्लड से जब टिश्यू में जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। तो 3 प्रोसेस हैं आपने पढ़ी, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए एनीमिया 4 टाइप के होते हैं। अगर एटमॉस्फेयर यानी वेंटिलेशन में प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाने में प्रॉब्लम है, तो उस हाइपोक्सिया को बोलेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। अगर डिफ्यूजन में प्रॉब्लम है, ब्लड में ऑक्सीजन घुल नहीं पा रही है, डिफ्यूज नहीं हो पा रही है, उस हाइपोक्सिया को बोलेंगे, वो हाइपोक्सिया जो मेन है उसको बोलेंगे एनीमिक हाइपोक्सिया। और ब्लड से टिश्यू में जाने में जो प्रॉब्लम आ रही है, यानी जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो टिश्यू के अंदर नहीं डिसोल्व हो पा रही है, ये भी एक हाइपोक्सिया सिचुएशन है, इसको बोलेंगे स्टैग्नेंट, जो आपके क्वेश्चन का में पूछा हुआ है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कब होता है, जब ब्लड से टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई पुअर हो रही है। और ये प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन। यानी जब ट्रांसपोर्टेशन, इसका राइट आंसर एक है ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन में जब प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। और एक और हाइपोक्सिया होता है जो 4th टाइप को होता है, टिश्यू के अंदर ही दूसरे टिश्यू में, यानी टिश्यू टू टिश्यू, इंट्रा टिश्यू हाइपोक्सिया जो होता है उसको बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक। ये हिस्टो वर्ड का मतलब ही टिश्यू होता है। तो हाइपोक्सिया सिचुएशन होती है और ये मेनली जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हाइपोक्सिया सिचुएशन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट फिलोसफी इन कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में सबसे पुरानी, जो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे पुरानी फिलोसफी या आइडियोलॉजी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है नेचुरलिज्म। कई बार हम सोचते हैं कि इसका आंसर आइडियलिज्म है, जैसे सबसे पहला कंसेप्ट आइडियलिज्म का ही आया था, लेकिन सबसे पुरानी है जो नेचर से रिलेट करती है वो नेचुरलिज्म है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल भी। और नेचुरलिज्म बोलता है कि नेचर ही सब कुछ है, जो नेचर में है वही प्रैक्टिकल चीजें दिख रही हैं, जो वही ट्रूथ है, उससे परे कोई ट्रूथ नहीं है, हमें सब कुछ अपना कार्य छोड़ के नेचर को समर्पित कर देना चाहिए। और आइडियलिज्म बोलते हैं कि आइडिया सबसे मेन है, आइडिया की वैल्यू है, विचार ही व्यक्ति का सबसे मेन चीज है, विचारों से ही मनुष्य बड़ा होता है, ये चीजें आइडियलिज्म बोलते हैं। और आइडियलिज्म का जो फादर है वो आपको याद रखना है, उसका आंसर है प्लेटो। और नेचुरलिज्म का जो फादर है वो है रूसो।
और रियलिज्म का फादर है वो है एरिस्टोटल, अरस्तु। और प्रैग्मेटिज्म का फादर है जॉन डेवी। अब देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आता है, ये तो पूछ लिया ओल्डेस्ट कौन से है। अगर ये पूछे कि फिजिकल एजुकेशन की जो फिलोसफी है वो किस इज्म पे मतलब या फिर किस आइडियोलॉजी पर डिपेंडेड है, किस पे बेस्ड है, तो उसका राइट आंसर है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब है, मतलब प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल काम पे फोकस करे, जो एक्सरसाइजेज या जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हम प्रैक्टिकल काम के बिना फिजिकल एजुकेशन में सीख ही नहीं सकते। और इसलिए सबसे मेन जो हमारा जो सबसे क्लोज मानी जाती है फिजिकल एजुकेशन वो प्रैग्मेटिज्म है, और इसका फादर है जॉन डेवी। गोस्टा हॉलमर डेवलप विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग। देखिए बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़े भी होंगे। और गोस्टा हॉलमर ने पूछा है, अब गोस्टा हॉलमर मतलब कौन सा मेथड दिया है, तो इसका राइट आंसर है फाल्ट लेक मेथड। फाल्ट लेक एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब होता है, आपने पढ़ा रखा है, स्पीड प्ले। स्पीड प्ले स्वीडिश टर्म है, स्वीडिश मतलब स्वीडन से, स्वीडिश टर्म है। अब गोस्टा हॉलमर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था फाल्ट लेक मेथड का। अगले डिस्कस कर लेते हैं कुछ सर्किट ट्रेनिंग मेथड है। जैसे सर्किट ट्रेनिंग मेथड, कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो सर्किट में ऐसे स्टेशन बना दिए होते हैं, 8-10 स्टेशन, उन पर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। और इसका काम होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करना, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ये भी ध्यान रखना, आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। और फाल्ट लेक मेथड होता है वो एंड्योरेंस का मेथड होता है, ठीक है। वेट ट्रेनिंग मेथड स्ट्रेंथ का होता है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड भी फिर आगे एंड्योरेंस का ही मेथड होता है। कई तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं एक क्वेश्चन से। तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड है, ये भी दो व्यक्तियों ने दिया था, मॉर्गन और एडमसन ने, मॉर्गन प्लस एडमसन, ठीक है। वेट ट्रेनिंग मेथड, वेट ट्रेनिंग मेथड जैसे हम जिम में जाते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, हर प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, आपको सब पता है जिम में जो भी एक्सरसाइज होती है, ये वेट ट्रेनिंग कंसेप्ट बोलते हैं, जो स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। इसका कंसेप्ट दिया था फ्रेडरिक यान ने, फ्रेडरिक यान। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, देखिए सबसे पहले जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड था दो व्यक्तियों ने बताया था, रिंडेल प्लस जिरेसलर, दो व्यक्तियों ने दिया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ बता दिया था, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट में बिकिला इसको लेके आए। बिकिला जो 1960 के ओलंपिक में, रोम ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो अगर पूछे, अगर ऑप्शन में या तो आपको रिंडेल या जिरेसलर पाएगा या आपको बिकिला पाएगा ऑप्शन में। तो इसका ये गोस्टा होलमर, ये क्वेश्चन पूछा था, गोस्टा होलमर ने कौन सा मेथड दिया था, ये इसका आंसर है फाल्ट लेक मेथड। विच ग्लैंड आका एके, इसका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, आपको बहुत जगह ऐसे शॉर्ट में लिखा मिलेगा एके। किस ग्रंथि को इपीथैलेमस भी बोला जाता है। देखिए जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में दो चीजें होती हैं, नीचे होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है थैलेमस, और इन दोनों के बिल्कुल पास में बिल्कुल छोटी सी ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं इपीथैलेमस। इपीथैलेमस का ही नाम है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और बिगेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की लीवर है, ठीक है। अब देखिए जो थैलमस, इपीथैलेमस या फिर पीनियल ग्लैंड बोल लिया आपको, और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर बोलते हैं डायएंसिफेलॉन। बहुत सारी चीजें आप नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप स्पेशली अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और जैसे डायएंसिफेलॉन है, इस तरह के कंसेप्ट हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। थैलेमस का क्या काम है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या लिंक है, वो कैसे आपस में दोनों कोलैबोरेशन में काम करते हैं, इनकी फंक्शनिंग, इनकी फिजियोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के परस्पेक्टिव से। और हायर एजुकेशन में, कोई भी फिजिकल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, कोई भी एग्जाम में बहुत वैल्यू है उसकी, और ये चीजें बहुत डीपली पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज इपीथैलेमस, इट इज पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड हमारी एक बड़ा फेमस हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का मेन काम होता है नींद लाना, स्लीप इंड्यूस करना, ठीक है, मेलाटोनिन। और लीवर आपको पता ही है सबसे बड़ी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में होती है, जो सबसे मेन ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, सबसे मेन है। इसके एंटीरियर पोस्टीरियर लोब से जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थाइमस ग्लैंड हमारे ये स्टर्नम रीजन में होती है, ये भी बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और ये मेनली हमारे जो इम्यून सिस्टम है बॉडी में उसका मेन पार्ट है। द कवरिंग ऑफ फैसिकल, द कवरिंग ऑफ फैसिकल, देखिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर समझिए। हमारी मसल होती है, जैसे ये मसल है, ठीक है, मसल में अंदर बहुत सारे ऐसे फैसिकल्स होते हैं, जैसे ये फैसिकल्स है, ये मैंने इसलिए जूम करके बना दिया ताकि आगे और भी इनमें से निकालने पड़ेंगे तो इजी रहे आपको समझने में। तो ये मसल है, मसल, और ये क्या है, फैसिकल,
फेसिकल, और फेसिकल में से आगे निकलेंगे और उसको बोलते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर, मसल फाइबर में से फिर आगे निकलेंगे उसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। आपको ध्यान रखना है, जो चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप बहुत बार कंफ्यूज भी होते होंगे, और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है कई बार, क्या किस चीज का पार्ट है, क्या किसका नहीं है, क्या नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से याद रखना है। ये मसल फाइबर है, सबसे पहले मसल होता है, फिर फेसिकल होता है, और फेसिकल में से निकलते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर में से आगे निकलता है जो इसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल, ठीक है। मायोफाइब्रिल ही होता है जो जिसपे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, जेड लाइन, सार्कोमियर, जो भी दिखते हैं हमें। और ये किससे मिलकर बनते हैं, आप सपोज किए, इसमें मेनली मायोफिलामेंट होते हैं। मायोफिलामेंट जो मेनली एक्टिन और मायोसिन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। और ये एक्टिन और मायोसिन है, ये फिलामेंट है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है मायोफिलामेंट्स की, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये चीजें हैं इसमें, देखो आप, मसल, फेसिकल, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल को आप मसल फाइबर से कंफ्यूज मत करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। अब देखिए इनकी कवरिंग भी होती है, इनके ऊपर जो, एक मिनट, अब देखिए इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, परत भी होती है जो इनको कंट्रोल करती है। ये कवरिंग है इसकी, इसकी कवरिंग को बोलते हैं, जो मसल की कवरिंग है इसको बोलते हैं इपीमाइजियम। इपीमाइजियम, इपीमाइजियम मसल की कवरिंग होती है। जो फेसिकुल की कवरिंग होती है, फेसिकुल की कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइजियम। पेरीमाइजियम। उसके बाद मसल फाइबर की कवरिंग होती है। मसल फाइबर की आपको बहुत कंफ्यूज करने वाली है, इसकी दो कवरिंग होती है। इसकी दो कवरिंग होती है, एक सबसे ऊपर जो बाहर की तरफ होती है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। और जो इनर वाली होती है उसको बोलते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा, ठीक है। तो आपको तीन याद रखना है, इपीमाइजियम, पेरीमाइजियम, एंडोमाइसियम, और सार्कोलीमा उसके नीचे होती है। सार्को का मतलब ही होता है, मतलब मसल, स्केलेटल मसल, सार्को। आगे इसकी इसकी कोई कवरिंग नहीं होती मायोफिलामेंट की। और आपको अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको डायरेक्ट दिखेंगे ये सारे बैंड जितने भी हैं इसमें, जेड लाइन जो भी होते हैं इसमें, आगे मायोफिलामेंट, एक्टिन, मायोसिन। तो आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा था कवरिंग ऑफ फेसिकल। जो फेसिकल है ये देखिए, इसकी कवरिंग क्या है, इसका राइट आंसर है पेरीमाइजियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर। वेंट्रिकल सिस्टोल टाइमिंग इन अ कार्डिक साइकिल बी। देखिए आपको पता है एक पूरा कंप्लीट कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। इसमें जैसे हार्ट, जो ऊपर वाले हैं एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल, ये राइट, ये लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब देखिए कार्डिक साइकिल में 0.8 सेकंड तक मतलब इवेंट चलती हैं। इन इवेंट की अलग अलग डिवीजन है। इसमें पूछा है वेंट्रिकल सिस्टोल। देखिए एट्रियम सिस्टोल होता है, एट्रियम रिलैक्स भी होता है, यानी डायस्टोल भी होता है। ऐसे ही वेंट्रिकल भी सिस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर रिलैक्स हो जाता है। तो ये चार प्रोसेस होती हैं इसमें, 1 2 ये 3 4। अब 4 की ग्रोथ टाइमिंग है वो 0.8 सेकंड है। आप इसको देखिए, समझिए, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, और 60 सेकंड में 72 बार करता है। अब देखिए एक हार्ट बीट कितने सेकंड में होती है, अगर हम डिवाइड करें तो इसकी नियरली वैल्यू आएगी 0.8 सेकंड। यानी एक हार्ट बीट को होने के लिए 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। अब इसकी टाइमिंग का देखते हैं। सबसे पहले कार्डिक साइकिल की हम शुरुआत मानेंगे एट्रियम सिस्टोल से। तो एट्रियम सिस्टोल है वो 0.0 सेकंड से 0.1 सेकंड तक चलता है, यानी जो नेट है 0.1 सेकंड इसकी टाइमिंग है, ठीक है। अब देखिए एट्रियम सिस्टोल कर गया 0.7 सेकंड तक। उसके बाद ये पूरा बचा हुआ जितना भी टाइमिंग है 0.7 सेकंड बच गए, ये पूरा डायस्टोल करेगा, रिलैक्स ही रहेगा, इसका काम खत्म, एट्रियल सिस्टोल का काम खत्म। आपको समझ में आ गया। 0.1 सेकंड सिर्फ इतने टाइम तक ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाकी जितना कार्डिक साइकिल में जो 0.8 सेकंड जो टाइमिंग थी उसमें से जो टाइम बच गया बाकी सारा टाइम ये रिलैक्स करेगा। अगर पूछे एट्रियम डायस्टोल की टाइमिंग कितनी है तो 0.7 सेकंड, एट्रियम सिस्टोल की टाइमिंग पूछे तो 0.1 सेकंड। और ये कब है, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में 0.0 से 0.1 सेकंड तक। उसके बाद एट्रियम सिस्टोल, अब वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल की टाइमिंग है 0.1 से स्टार्ट होगा ये, इसके बाद और 0.3 सेकंड चलेगा ये, यानी 0.4 सेकंड तक, यानी इसकी टोटल टाइमिंग है 0.3 सेकंड। देखिए 0.1 पे ये खत्म हो गया, उसके बाद 0.1 के बाद 0.4 तक चलेगा, यानी टोटल नेट अगर निकाले तो 0.3 सेकंड तक। तो वेंट्रिकल सिस्टोल की टाइमिंग है 0.3 सेकंड, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। द वेंट्रिकल सिस्टोल टाइमिंग कार्डिक साइकिल भी 0.3 सेकंड। अगर ये पूछे वेंट्रिकल, यहाँ इसकी जगह डायस्टोल होता
डायस्टोल होता तो क्या करना था, हमें 0.3 है और टोटल कितना है 0.8, इसमें से घटा दो 0.5 आ जाएगा इसका डायस्टोल टाइम, यानी 0.3 सेकंड तक तो सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद 0.5 सेकंड है इतना ये रिलैक्स करेगा। अगर इसके बाद का अब टाइमिंग है, इसके बाद की टाइमिंग है 0.5 से लेकर 0.8 तक की, जो ये 0.4 सेकंड है। ध्यान रखना ये पूरे टाइमिंग दोनों हार्ट के जो दोनों चैम्बर हैं ये नीचे वाले, या इसमें दोनों ही आ जाएंगे, एट्रियम के भी और वेंट्रिकल के भी, सारे चैम्बर रिलैक्स पे रहेंगे टोटली। इस सेशन को 0.4 सेकंड को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल सेशन, जॉइंट डायस्टोल सेशन। और इसका एक नाम है जो पेपर में पूछते हैं, क्विसेंट पीरियड। क्विसेंट पीरियड ऐसा पीरियड जिस टाइम हार्ट के दोनों जो हार्ट हैं, जो दोनों उनके जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स हैं, दोनों कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, रिलैक्स पे होते हैं। ऐसे ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है 0.8 सेकंड का। इसमें पहले 0.4 सेकंड 0. लास्ट के 4 सेकंड है वो दोनों के दोनों डायस्टोल पे होते हैं, और उससे पहले मैंने बताया आपको 0.1 तक और 0.4 तक। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ मॉडर्न जिम्नास्टिक। देखिए आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है लुडविग जॉन, फादर ऑफ मॉडर्न जिम्नास्टिक। ये मॉडर्न जिम्नास्टिक है क्या, देखिए जो आज हम यूज करते हैं, आपको पता है फॉर जो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होती है उसमें 4 इवेंट्स हैं वो वीमेन के लिए होते हैं और 6 इवेंट हैं वो मैन के लिए होते हैं। जो इसमें आज हम सारे यूज करते हैं, जैसे ये रिंग है और वोल्टिंग टेबल है और ये पैरेलल बारें हैं, जितने भी, और फ्लोर हो गया, जितने भी आज के हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं इनमें, ये टोटल 6 प्लस जो 10 टोटल है, ये सारी जितनी भी इवेंटें हैं ये सारी मॉडर्न जिम्नास्टिक का पार्ट है, मॉडर्न जिम्नास्ट का पार्ट। और लुडविग जॉन ने ये सारी चीजों के बारे में बताया था। जो आज की जिम्नास्टिक, जो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, जिसमें भी जहां भी जो आज जिम्नास्टिक यूज हो रही है, ये मॉडर्न जिम्नास्टिक है। और इस जिम्नास्टिक का फादर है लुडविग जॉन। लुडविग, अगर पूछें आपको कि पोमल हॉर्स, जैसे पोमल हॉर्स होता है इस तरह का, इसका आविष्कार किसने किया या कौन इसका इन्वेंटर है, किसने कोइन किया है, तो इसका आंसर भी लुडविग जॉन। इन 10 के 10 इवेंट में से अगर कोई पूछे कि ये अपरेटस किसने बनाया, पैरेलल बार किसने बनाई, रोमन रिंग किसने दिया, तो उसका आंसर भी लुडविग जॉन है। और लुडविग जॉन किस कंट्री के थे, इसका राइट आंसर है जर्मनी। एक्चुअल में जर्मनी ही मेन गढ़ है पूरा जिम्नास्टिक का। अब देखिए जैसे गट्समट्स हैं, गट्समट्स को बोलते हैं फादर, ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक, जर्मन जिम्नास्टिक। कंफ्यूज मत होना दोनों में, मॉडर्न जिम्नास्टिक और ग्रैंडफादर, ये फादर हैं और ये ग्रैंडफादर है, और ये किसका है, जर्मन जिम्नास्टिक का, ठीक है, गट्समट्स। और ये गट्समट्स भी कहां के थे, ये जर्मनी के। पर हेनरिक लिंग स्वीडन के हैं, और जॉन बर्नार्ड बेसडो ये भी जर्मनी के हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।